हूँ पिछले 22 वर्षों से। और वैसे मैं मूलतः पीलीभीत मेरी जन्मस्थली है। तो यहाँ पे रह के मैं अपना छोटा-सा एक व्यवसाय है मेरा प्लास्टिक पैकेजिंग का, अरे वाह! सुमन एंटरप्राइजेज़ वो चला रही हूँ और साहित्य में रुचि है, संगीत में रुचि है। वाह! बस इतना सा परिचय है। बहुत अच्छा। ये तो बहुत बड़ी बात है। जो भी कोई कुछ लेके आएगा अपने अपने जगह से, वहाँ से पैकेज करने के लिए हाँ। ऐसा कर दीजिए, पैकिंग चिंता ना करें, पैकिंग हो जाएगी। हमारे बीच आदरणीय रमाकांत छत्रसाल जी हैं। स्वागत है सर, आप बताइए कुछ। नमस्कार, मैं रमाकांत बड़ारिया दुर्ग, मेरा जन्म स्थान चिचली गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले में है। जी। मेरा 4th स्टैंडर्ड तक मेरा एजुकेशन चिचली गाडरवाड़ा के पास एक गांव है छोटा सा, वहां हुआ। उसके पश्चात मेरे पिताजी रोजगार की तलाश में रायपुर छत्तीसगढ़ 1958 में आ गए। वहां पर मेरा एजुकेशन बीएससी तक हुआ। उसके बाद मैंने साइंस का से बीएससी की भूगोल शास्त्र में। उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन अपर डिवीजन टीचरशिप के लिए हुआ, परंतु मेरा सब्जेक्ट जियोलॉजी था। मैंने उसको नौकरी को छोड़ ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद 1975 से मैंने भूमि विकास बैंक में सर्विस की। 1970 से 5 साल तक मैं बिलासपुर में रहा। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरी पोस्टिंग दुर्ग में एज ए ब्रांच मैनेजर हुई। और मैंने 2007 में वरिष्ठ प्रबंधक से रिटायर हुआ। मैंने सबसे पहले अपनी रचना लिखी थी 1979 में, और सब मैंने आकाशवाणी से पढ़ा, रायपुर से। 20 मिनट लंबी व्यंग कविता थी। आपातकाल से प्रभावित होकर मैंने काव्य कृति क्रांतिदूत लिखी, जो जयप्रकाश नारायण को केंद्र में मानकर लिखी, जिसका प्रकाशन जनवरी 21 में हुआ और जिसका विमोचन प्रेस क्लब रायपुर में हुआ। वर्तमान में मैं अभी मेरा निवास स्थान दुर्ग ही है जी। ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परिचय। और देखिए आदरणीय, ये एक निवेदन ये है कि जिनका नाम जो वो बोल रहे हो ना, उनका वो आप सिंगल विंडो में दीजिए, ठीक है ना? वो थोड़ा सा थोड़ा व्यवधान सा लगता है। तो देखिए, जो सब्जेक्ट सबसे कठिन लगता था मुझे वो था इतिहास। कभी सन याद नहीं होते थे, और आदरणीय छत्रसाल जी को सन 56 से लेके 2022 तक की सब पूरी सन याद है कि सन में क्या किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आवाज आ रही है आपको? वो स्क्रीन पे तो दूसरे व्यक्ति लिखते हैं ना, जिसको आप बुला रहे हैं वो नहीं आते। आवाज में कुछ बाधा थी, आप लोगों की आवाज नहीं सुन पा रही थी, तो मैं मूक चलचित्र की भांति आप लोगों को देख रही थी बहुत देर से। तो अब आ रही है? आवाज भी आने लग गई, कुछ मैंने प्रयास किए तो अब आवाज आ रही है। जी आप बताइए। जी मुझे कह रहे हैं आप अपने बारे जी में बताने? बिल्कुल जी। अब क्या बताऊं मैं अपने बारे में, बस बाल्यकाल से ही साहित्य साधिका हूँ और डॉक्टर मधु चतुर्वेदी मेरा नाम है। बेसिकली राजस्थान को बिलोंग करती हूँ, जयपुर से हूँ और पूरे देश का भ्रमण करते हुए अंततः मैं यूपी में टिकी हुई हूँ अभी काफी समय से, और यहीं से अपना कार्य संचालन करती हूँ। थोड़ा सा मेरा व्यवसाय भी है, उसका संचालन भी करती हूँ और साहित्य के क्षेत्र में भी सक्रिय हूँ। और साहित्य के लगभग सभी विधाओं में मैंने कविता की, लगभग साहित्य की तो बहुत अन्य गद्य की भी विधाएं हैं जिनमें मेरी रुचि तो है पर अधिक गति नहीं है। गति मेरी अधिक काव्य में ही है, तो काव्य की लगभग प्रत्येक विधा में मैंने सृजन किया है, चाहे वो दोहे हो, चाहे वो गजलें हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो कुंडलियां हो, चाहे वो हाइकू हो। तो ऐसी विभिन्न विधाओं में मैंने लेखन किया है और प्रायः प्रत्येक विधा का ही मेरा संग्रह भी प्रकाशित है। और अभी सद्य प्रकाशनीय है, मेरा कुंडलियों का संग्रह तैयार है और काफी, और अभी मेरा महाकाव्य अभी मैंने समाप्त किया है पिछले कुछ महीनों से, उसकी टाइपिंग चल रही है और प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। ईश्वर ने कृपा रखी तो शीघ्र ही प्रकाशित होकर आएगा
और उसमें एक समारोह में हम सब सम्मिलित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत और बधाइयाँ। आप सबसे और एक प्रमुख परिचय ये है कि जिस संस्था के अंतर्गत हम सब इकट्ठे हैं, मैं उस संस्था की राष्ट्रीय महासचिव हूँ और वाह। पंडित जी के साथ मेरा हम लोग कदम दर कदम करीब 40-45 सालों से साथ हैं और इस साथ का ही मेरे साथ का कुछ प्रभाव उन पर है, उनके साथ का कुछ प्रभाव मुझ पर है। क्या बात है। तो ये तो अन्योन्याश्रित संबंध है, वो तो रहना ही है। तो बस अब आप सब लोगों से मुझे प्रतीक्षा है कि आप सब लोगों से रूबरू मुलाकात, बिल्कुल वो आभासी मुलाकात तो हम चाहे जब कर लेते हैं, पर रूबरू मुलाकात अभी बहुत दिनों बाद होने वाली है आप सबसे। मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ और खूब मिल बैठेंगे, जब खूब गुजरेगी, जब मिल बैठेंगे इतने दीवाने दीवाने भाई। दीवाने दो जब दीवाने दो ही बैठते हैं तो खूब गुजरती है, तो वहां तो दीवानों का पूरा दल ही है, तो खूब गुजरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं अभी आपका काव्य पाठ और संस्मरण बहुत अच्छा था सर के पटल पे, मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे आप आज। बिल्कुल बहुत अच्छा। वो मैं हूँ, हो नहीं जाती हूँ, मैं हूँ ही। हाँ, मैंने आपको पहले भी देखा था, बेंगलुरु में भी आप इमोशनल हो जाते हैं। हाँ, तो मैं मतलब मेरा वश नहीं है इस चीज पर, मैं भावुक हो जाती हूँ, हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं संयत रह सकूं, पर जब भावातिरेक होता है तो मैं अपने को नहीं रो, और इसीलिए संभवतः हम इतने भाव प्रवण लेखक या कवि या शायर हो पाते हैं जब भावनाएं आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, तो प्रायः भावनाएं मुझ पर हावी हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं सृजन भी इसीलिए कर पाती हूँ। बिल्कुल सही बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस अपने परिचय के लिए। और आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, क्योंकि नाम लिख के आ नहीं रहा सामने, तो अब अगली बार फोन में सब नाम कर लीजिएगा तो आसान हो जाता है नाम लेना सबका। हाँ, स्वागत सर। मेरी आवाज ही पहचान है। हाँ, बहुत सही, बहुत सही, संचालन क्या कर रहे बात हैं है, आप, बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत सही। हाँ, मैं डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी, मूलतः जयपुर राजस्थान को बिलोंग करता हूँ और आदरणीय डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी का सबसे छोटा भाई हूँ। अरे वाह। और मेरा जन्म कोलारस मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इंटर तक की उत्तर प्रदेश में ग्रहण की मैंने, उसके पश्चात उच्च शिक्षा मेरी जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में हुई और फिलहाल सवाई माधोपुर में निवास करता हूँ। लगभग 30 वर्ष तक मैंने अध्यापन किया राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ मैं और मेरी 15 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं मेरी, और 17 शोधार्थियों ने मेरे अधीन शोध किया है। 17 शोधार्थियों का मैंने निर्देशन किया है और राष्ट्रीय स्तर के मुझे 52 पुरस्कार अब तक प्राप्त हो चुके हैं। और ये एक विचित्र संयोग है कि मेरा विषय राजनीति विज्ञान रहा, लेकिन मुझे सारे सम्मान साहित्यिक क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। तो ये साहित्य और राजनीति का अंतः संबंध आप इसको मान सकते हैं, साहित्य और राजनीति का अंतः संबंध। और अब तक मेरा विषय राजनीति विज्ञान था, राजनीति विज्ञान मेरा विषय अब तक रहा, और अब सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरा क्षेत्र भी राजनीति हो गया है। अब राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और समय समय पर इस पटल पर भी नीरव जी के आदेश की पालना करते हुए इस पटल पर भी समय समय पर आप सभी को मैं दृष्टिगोचर होता ही होऊंगा। तो ये मेरा संक्षिप्त सा परिचय था और निश्चित रूप से हम सभी मिलेंगे विशाखापट्टनम में और फिर खुल के बातें होंगी। और अधिक अपना परिचय क्या दूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परिचय, बहुत। आज का संचालन भी बहुत शानदार था। हाँ, बहुत सुंदर संचालन। और हमारे बीच अनीता प्रसाद जी नाम से हैं, अनीता जी। जी, दोनों लोग हैं, दोनों का स्वागत है। बहुत स्वागत जी। आवाज आ रही है? आपका म्यूट है क्या? सॉरी बहुत बहुत स्वागत। आप सबको नमस्कार। पटल पर जितने भी सज्जन विद्वजन प्रज्ञजन उपस्थित हैं सबको नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। परिचय की बात जहाँ तक है, अभी मधु मुकुल शर्मा जी चतुर्वेदी जी ने जो कहा, चलिए मैं वहीं से शुरू कर देता हूँ।
जी नाम भूल जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान पहचान है, वाह 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 याद आप बम्बई रहे। जा सकते हैं, आप बम्बई जा सकते हैं, बहुत बढ़िया गाया आपने। सुकृति जी को मेरा नमस्कार। आपने मेरा परिचय इसका दे दिया, यही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार है, महफिल जमेगी वहां पर गाने बहुत की जी। अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्कार सर। समय समय पर अपने समीक्षात्मक उदाहरणों अच्छा के सर। द्वारा तो मैं परिचय देता रहा हूँ। ठीक सर। जन्म मेरा हुआ मुजफ्फरपुर सन 1948। मुजफ्फरपुर के डुमरी गांव में मेरा हूँ। किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जीवन अध्ययन जो है वो द्वारकानाथ मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहां से मैंने हायर सेकेंडरी किया। 69 में एलएस कॉलेज लंगट सिंह महाविद्यालय कॉलेज से जो है सो ग्रेजुएशन किया। 71 पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में कपिल देव नारायण सिन्हा जी किया, सुपरविजन में हमने जो मास्टर डिग्री की। उसके बाद से जीवन जो है चला, वो साइंडाइन का जो है सो कोप हम लोगों को झेलना पड़ा 71 से 73 तक। इस बीच में मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। बीके देव चोपड़ा साहब थे, मुझे बचपन से बहुत मानते थे। जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन में भी मैं एनसीसी एसीसी स्काउट से लेकर के एनसीसी तक एबीसी सब सर्टिफिकेट हमने क्लियर किए। तो लगभग मेरी प्रतिभागिता और मेरा योगदान स्पोर्ट्स में भी रहा, एनसीसी नेशनल एक्टिविटीज में भी रहा, और मैंने डिफेंस भी ज्वाइन किया। डिफेंस में करीब 90 तक मैं डिफेंस में 20 साल सर्विस किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर्स ईएमई सिकंदराबाद से हम लोगों ने ग्रेडिंग वगैरह करके वो किया। उसके बाद आए तो फिर जो है सो 90 से 94 तक हमने ग्रेजुएशन लेवल के को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया। फिर दूरदर्शन ज्वाइन किया 94 मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत दूरदर्शन मुजफ्फरपुर में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। 2000 में हम इलाहाबाद दूरदर्शन हम लोगों को ट्रांसफर किया गया। दूरदर्शन इलाहाबाद का उद्घाटन पीजीएफ ट्रांसमीटर तो पहले से अशोकनगर में चल रहा था। पीजीएफ की स्थापना हुई और उसका उद्घाटन हुआ 2000 में। इसी दौरान 2001 में महाकुंभ, मिलेनियम महाकुंभ, सदी का पहला और अंतिम, वो 46 दिनों तक हम लोग प्रयाग की धरती पे प्रोडक्शन का काम देखते रहे। कई डॉक्यूमेंट्री बनाए। 3 स्टेयर पर हम लोगों का डॉक्यूमेंट्री ट्रांसमिशन भी हुआ, चला गया लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। इसी दौरान हम लोगों की प्रोग्राम ये पुरुषोत्तम जी से भी मुलाकात हुई थी। तो ये सब बहुत सी बातें हैं। एनीवे, उसके बाद हमने दूरदर्शन में करीब 14-15 साल हमने सर्विस किया है प्रोडक्शन साइड में। फिर आकाशवाणी में ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के रूप में हमने सेवाएं दी हैं। ये तो लंबा सफर है मेरा ये इसका। उसके अलावे लगता है कि जिंदगी का जो है सो हर रंग, हर रूप और हर से गुजरा हूँ, उसको अवेल किया है। इंडिया के हर कोने को से मैं गुजरा हूँ, वहाँ घुमा फिरा और सेवाओं के तहत सेवाएं दी है। अभी भी उसके बाद 2018-19 तक लगभग मैं आकाशवाणी में था, मैं ट्रांसमिशन
फिर 21 में ये महामारी आई। इसी दौरान प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी से भी दर्शन हुए, मुलाकात हुई। पुरुषोत्तम जी के मुलाकात हुई। ये तो मेरा सर्विस ये है परिचय। आ गई बात साहित्यिक गतिविधियों की, तो चलिए विस्तृत परिचय हम लोग वहां जब बैठेंगे आपस में तब खुल के बातचीत हो जाएगी। अभी तो आज का उद्देश्य इतना था, खाली मालूम पड़ जाए लोग कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, बस आज का उद्देश्य। अभी पटना में रह रहा हूँ जी, बस पटना में रह रहा हूँ अभी पटना में जी। और मुजफ्फरपुर का वासी हूँ, पटना में का निवासी हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। अभी रह रहे हैं पटना में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका, आप लोगों बहुत से बहुत मिलकर आभार। आप लोगों का जो तो अभिनंदन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और लोगों से भी मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। ये तो, और ये आप भी अनीता जी? जी नमस्कार जी, आप भी बताइए। सबसे पहले तो प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव का बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमस्कार। आप सबको भी मेरा नमस्कार है, जितने भी पटल पे उपस्थित बिल्कुल हैं। नमस्कार, नमस्कार सबके। अधिक दीदी को मेरा बहुत बहुत कोटि प्रणाम। और मैं जहाँ तक परिचय का सवाल है तो मैं बहुत छोटी कलम हूँ आप लोगों के सामने। मेरा बहुत बड़ा परिचय कुछ नहीं है, पर हाँ मेरा परिचय यही है। मेरा कोई नाम में मैंने कोई तकल्लुफ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं, बस मेरा नाम जो है वो है। तो मुझे लगता है कि वो नाम मुझे आपकी तरफ से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं अपना नाम क्या देता हूँ, बस ऐसे ही अनीता प्रसाद हूँ मैं। और मैं बस अपने जो वेदना है, जो तकलीफों से जब मैं गुजरती हूँ तो उसको मैं कलम पे उतारती हूँ। मेरा परिचय यही है। और अभी तो फिलहाल इनके रास्ते में इनकी संगिनी हूँ, इनके साथ साथ मैं उन तक ठोकरों से और उनमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सामना करते हुए चल रहे हैं। तो मेरा परिचय बहुत बढ़िया, आपका परिचय बहुत बढ़िया है। यही सब आपके नाम में ही प्रसाद लगा हुआ है, तो भगवान का प्रसाद मिला हुआ है। आपको नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही शानदार आपका नाम। तो ये रहा, ये अब तक जितने लोग मौजूद हैं तो है ये 9 और 2 11 और एक शायद 12 लोग हो गए हैं। 11 ही लोग हैं अभी। तो ऐसे उम्मीद है कि बाकी लोग शायद जुड़ नहीं पाएंगे। 9 2 11 नहीं हो रहा, कोई 9 2 11 नहीं हो रहा। 2-3 फोन हमें कर लिए, हाँ जुड़ नहीं पा रहे। 2-3 लोग फोन किए, लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, किसी व्यवस्था में अपना व्यस्त हैं वो लोग। सर पेपर के उसमें बिजी हैं और कल्पना जी बाहर है, सविता दीदी का उठा नहीं। तो अच्छा, अब मधु मैम पानी लेने गई है। चलो आ जाओ मैम, सबके लिए लाइए तो बताइएगा। आ गई जी, आइए। आपको परिचय की आवश्यकता नहीं थी हालांकि, लेकिन चूंकि ये कैसे चल रहा है कार्यक्रम हमारा, मधु मिश्रा और मेरा जन्म पिथौरागढ़ में हुआ और मेरा लालन पालन आगरे में हुआ। आगरे के पास एक गांव है वहां पर। उसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई ग्वालियर में हुई, भोपाल में हुई, मैं छत्तीसगढ़ में रही, रायपुर जगदलपुर। उसके बाद जो है पति से शादी हो गई, वो हमारे पति है सुरेश नीरव। ये आपने नई बात बताई बिल्कुल, पति से शादी हो गई, ये नई बात सुनने में पहली बार। अच्छा, मेरी पत्नी से हो गई थी, आपकी पति से हो गई, कमाल है। इन्हीं से शादी हो गई। और सारी पढ़ाई लिखाई जो है मैंने अपने ससुराल में आके की। बाकी जितने भी मतलब जो भी मेरे पास अभी सरस्वती मेरे पास है वो सब इन्हीं लोगों की देन है। बस मेरा इतना ही सब परिचय है, इससे ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप लोगों के परिचय का आवश्यकता भी नहीं है। हम लोग इतना ज्यादा जानते हैं आपके बारे में जितना आप नहीं जानते होंगे। तो पति जी से, आपके पति जी से निवेदन करूँ अब? हाँ, पति जी से निवेदन कीजिए, वो बहुत बता देंगे। नहीं मेरा तो अब परिचय जी जरूरत ही नहीं है। केवल अब अपने मुद्दे पर आता पंडित जी का परिचय तो हम सभी हैं, हम सभी उनका ही परिचय है। धन्यवाद। आज का जो उद्देश्य था कार्यक्रम जो बातचीत का, वो ये था कि हम अपने इस कार्यक्रम को किस तरह सार्थक बना पाए
जी। और निर्विघ्न बना पाए और आनंदमय बना पाए। बिल्कुल हमको कम से कम अभी बेगम साहब बताएं, कम से कम 20 लोगों के अभी ऐसे फोन है जो जाना चाहते हैं, लेकिन हम बहुत बड़े विस्तार के साथ कार्यक्रम करने के बजाय ये चाहते हैं कि कार्यक्रम जो हो आयतन में कम हो, घनत्व में अधिक हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या है कि कॉम्पैक्ट क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर बिल्कुल है। हम अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहते। उसके बावजूद भी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे सब हमारे बड़े अंतरंग हैं। ये 2-3 लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पहली बार यात्रा करेंगे, लेकिन इसमें उनसे जो बातचीतें हुई उससे ऐसा लगा कि हम उनसे बहुत पहले से जानते हैं और वो हमारे साथ हैं। ये एक ट्यूनिंग होती है, एक वेवलेंथ होती है। जैसे हमने कभी रमाकांत बड़ारिया जी से मतलब यूं तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि जब मैं छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम में गया था दुर्ग में, तो वो मेरे साथ थे और रचना पाठ किया था, लेकिन अब इतने आयोजन करते हैं इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिलाया तो दूसरी मतलब मैं एक व्यक्ति के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं बड़ारिया जी को सोच रहा था कि कोई कम उम्र के व्यक्ति होंगे या वो होंगे, लेकिन जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने अपनी जो एज बताई तो मुझे उससे लगा कि हमारे इस आयोजन में जा रहे हैं भीष्म पितामह वही है। लेकिन देखने में छोटे लग रहे सबसे ज्यादा आयुर्वेद है और बड़े सेहतमंद है और बहुत उत्साही है। उन्होंने बार बार हमसे पूछा कि हमको इस आयोजन में क्या करना है, तो ये चीजें आती है तो बड़ा उत्साह बढ़ता है कि लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना है। कि हम तो एक बाराती की तरह आए और हमारी वो क्या है, फिर कोई भूपा जी रूठ गए वैसा वाला इसमें नहीं है। हर आदमी ये अपनी तरफ से कहता है कि हमें क्या करना है। या दिनेश कवि जी ने हमसे कहा कि सर हमारे को कुछ काम बताइएगा, ये और इसलिए एक दिन पहले जा रहे हैं कि वहाँ सारे उसको देखें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये 2 लोग ऐसे हैं जिनसे हम पहली बार कहीं मुलाकात होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पहली बार होगी, तो ये हमारी एक उपलब्धि है। या राखी कटियार हैं, उनसे भी हम व्यक्तिगत रूप से आज तक नहीं मिले, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि वो अपरिचित हैं। अपरिचय के विंध्याचल कहीं बीच में नहीं आते, बल्कि अंतरंगता का प्रशांत महासागर दिखाई देता है। सर बहुत साल पहले ओएनजीसी के कवि सम्मेलन में हम लोग मंच पे एक साथ थे, राहत इंदौरी जी और याद दिलाया जी ने भी याद दिलाया, आपने भी फिर मुझे याद दिलाया कि मैं आपके साथ रचना पाठ कर चुकी हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन में, उसमें बहुत शायर थे। और फिर जब बातचीतें हुई तो लगा नहीं कि अपरिचित हैं और ये एंटरप्रेन्योर लेडी है, अपना अपना व्यवसाय चलाती हैं और बहुत ही जुझारू महिला है और ये हमारे साथ हैं, ये हमारे लिए एसेट हैं। मैं समझ सकता हूँ। हमारे साथ जो ऋचा जी हैं मुंबई से हैं, वो तो हमारे पहले आयोजन में भी जा चुकी हैं और उनकी खासियत मैं ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने कहा कि मैं विशाखापट्टनम में आयोजन कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा पहला नंबर मेरा रहेगा, पहला नाम मेरा ये जो स्पिरिट होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, वो अच्छी है। और जब हम बेंगलोर में आयोजन कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनके ऊपर विश्वास करना चाहिए और मैंने बिना कुछ उसके इनको संचालन सौंप दिया कि आप आज के आयोजन का संचालन करेंगे और उसमें उन्होंने बड़े कुशलता पूर्वक निर्वहन किया। तो मुझे लगा कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। तो वो हमारे साथ जा रही है मुंबई से, बहुत अच्छी शायरा है, वो शायरों में जा रही हैं आजकल। तो मुझे ऋचा जी से प्रेम हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी हैं, उनको तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैन ऑफ सिस्टम, बहुत सिस्टमेटिक काम करने वाले व्यक्ति। कोई भी काम होगा तो उसको बहुत ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से और कॉमा फुल स्टॉप तक वही होगा जो उन्होंने तय कर दिया, उसके बाद फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उससे पहले बड़ा होमवर्क करते हैं, तो मतलब बहुत सिस्टमेटिक व्यक्ति हैं और मुझे ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। उम्र में बहुत छोटे हों लेकिन मैं उनकी इस प्रतिभा का सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करता हूँ और उनका मुरीद हूँ इस मामले में। अच्छा वो काम करते हैं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं ये, और संस्था के लिए लगातार जो बहुत सारे आयोजन करते हैं, एज ए विजिटर भी शामिल रहते हैं, रोज सुनते भी हैं श्रोता के रूप में, और कई आयोजन महत्वपूर्ण उन्होंने स्ट्रीम यार्ड किए हैं। तो वो हमारे साथ जा रहे हैं,
ये भी हमारे लिए एक उपलब्धि है। तो मैं समझता हूँ कि राजेंद्र निगम साहब से यूं तो हमारा परिचय बहुत था, लेकिन जब इन्होंने मुझसे कहा कि सर क्या इसमें संभावना है, तो मैंने उनको तत्काल कहा कि आप चलें, मुझे अच्छा लगेगा। दोनों पति पत्नी इतने बढ़िया हैं, इतने उत्साही हैं और टैलेंटेड हैं, जा रहे हैं हमारे साथ, और बहुत प्रेमी हृदय है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो और बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी आदमी के व्यक्तित्व की तारीफ अगर पीठ पीछे होती है तो ज्यादा अच्छा। हमारे एक जो संपादक हैं हरियाणा प्रदीप के, वो जा रहे हैं, बन पाएंगे या नहीं। तो मैंने जब उन्होंने पोस्टर देखा और बताया, उन्होंने कहा आपने बहुत सही व्यक्ति को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये राजेंद्र निगम और उनकी पत्नी दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, उनकी उदारता है, बहुत ही भले आदमी होगी है। कि कोई पीठ पीछे कोई आदमी किसी की प्रशंसा करे और ये कहे, तो ये भी हमारे लिए उपलब्धि है, वो हमारे साथ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतने लोग, या अनीता प्रसाद है, हम अभी पटना गए थे एक साहित्यिक आयोजन में, तो वहाँ हमारे ऋषि सेना भी थे, पता नहीं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कौन करना। वो जो है, ये हुआ कि लोगों ने मेरा बड़े प्रेम पूर्वक अपहरण कर लिया कि बोले साहब हमारे घर चल रहा है और एक आयोजन हुआ, उसमें मुझे सुबह 9 बजे एक पहले डिस्कशन था, उसमें वेद प्रताप वैदिक और अरविंद जोशी केंद्रीय हिंदी निदेशालय के, वो और बड़ा मतलब एक बड़ा प्रोग्राम था जिसमें मुझे रख दिया गया और बोलना था, तो एक मानसिक दुख रहता ही है। उसके तुरंत समाप्त होने के बाद मेरे को दूरदर्शन के डायरेक्टर ने बोल दिया कि 1 घंटे का आपका इंटरव्यू होगा। मैं वहां गया, तो ये लोग पति पत्नी दोनों वहाँ थे। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, आपको हमारे यहाँ चलना है और वो गोष्ठी रखनी है। इतने प्रेम से कहा, और हालत ये थी कि मैं बिल्कुल मूर्छित हो रहा था, थका हुआ था। और 1 घंटे तो पहले उन्होंने अवधेश प्रसाद जी ने मुझे सुलाया, पहले आप सो जाओ, उसकी बात आपकी छवि ऐसी है कि वो अपने आप हो जाता है, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब मैंने आज सुबह भी कहा था कि पूरा मेरा तो जीवन ही जो है ना, अनायास की उपज और आकस्मिकता की उपलब्धि है। सब कुछ अचानक होता है और अच्छा होता है, क्योंकि मैं ईश्वर को मानता हूँ। तो ये 2 लोग भी मुझे पटना में मिले, ये मेरी भावनात्मक कमाई है, इमोशनल अचीवमेंट है मेरा। और निश्चित रूप से प्रसाद है, तो उनसे प्रसाद ही ग्रहण अच्छा लग रहा है। आप भी मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है सारे लोगों के बारे में मैंने बात कर ली, कोई रह तो नहीं गया जिसको मैं नहीं बोल पाया। मधु मिश्रा जी के बारे में मैं मतलब एक दिल के 2 अरमान है हम, मतलब ये समझिए कि जो अद्वैत है हम दोनों के बीच में, मतलब 2 दिखते हैं लेकिन हम 2 नहीं, हम एक है। और मैं तो इनको कहता हूँ, जब भी कहीं आयोजन होता है, हमारे बिंदेश्वर पाठक जी जो आयोजन करते हैं, तो एक दिन वो कहने लगे आपका अर्धांगिनी कहाँ है। तो मैंने उनसे कहा सर निवेदन है, आप इतने विद्वान व्यक्ति हैं, मेरी पत्नी को आप अर्धांगिनी कभी मत कहिएगा, क्योंकि ये अर्धांगिनी नहीं है, पूर्णांगिनी है, मेरी पूर्णांगिनी है। तो ये मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं जो स्थिति है, ये मेरे हर कदम पर मेरा साथ देती है। हिंदू मैंने कॉलर ऊंचा कर लिया। आत्मीय वातावरण, जैसे मधु चतुर्वेदी आती है, तो वो कहेगी हमको सुरेश से बात नहीं करनी, हम तो मधु से मिलने आ रहे हैं। तो एक मेरी या वो आती है तो बिल्कुल उसी अधिकार से आती है। मैं तो वहां पर केयर ऑफ हो जाता हूँ, मधु मिश्रा पहले होती है, मैं बाद में। तो ये एक आत्मीयता का जो वातावरण है वो हमारे बीच में बना हुआ है, और जितने लोग भी चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा ये अपना जो आयोजन होने जा रहा है। इसमें मैं 1-2 बात जरूर करना चाह रहा था जो बहुत जरूरी है, जो लोग आ गए हैं, क्योंकि परिचय तो हो ही गया कि हमने 18, 19, 20 3 दिन किए हैं कि हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मेरे अपने तजुर्बे हैं, मैंने विश्व स्तर पर कई सारे आयोजनों को किया है, चाहे वो सरकारी विश्व हिंदी सम्मेलन हो या कोई भी हो। लोग जब जाते हैं किसी दूसरे शहर में, तो उनकी एक हिडन एजेंडा ये होता है कि हम पर्यटन जा रहे हैं, हम लोग इतना पैसा खर्च करके जा रहे हैं, तो हम कुछ जगह घूमे भी, बजाय इसके कि एक कमरे में हमें बैठा लिया जाए और गोष्ठियां हो, वो तो ऑनलाइन भी हो सकती हैं और शहर में होती ही रहती है। तो हमने ये तय किया है, मतलब तय क्या किया है, मतलब मेरे मन में आया है, ये प्रस्ताव आपके सामने भी रख रहा हूँ
अगर जी। कुछ इसमें लगता है कि कोई सुझाव हो तो आप जरूर बताइएगा। कि हम 18 को जैसे पहुंचेंगे, कुछ लोग रात्रि तक पहुंचेंगे, जैसे शायद ऋचा हैं या राखी कटियार हैं, शायद ये शाम तक पहुंचेंगे। तो हम दिन में कोई आयोजन इसलिए नहीं कर सकते कि ये लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो 18 को हम कोई कार्यक्रम ये सोचते हैं कि हम अपने जहाँ ठहरेंगे, जिस होटल में ठहरेंगे, वहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम कर लें। और हमारे साथ 2 लोग बड़े दक्ष हैं, चाहे वो निगम साहब हैं और हमारे डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी हैं। जी जी बिल्कुल सेवाएं ली जाएंगी और एक आयोजन हम लोग वहाँ ऑनलाइन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो सर। उसमें जो जितने भी लोग हैं वे अपना रचना पाठ करें या जो भी बातचीत है, और उसे हम लाइव करेंगे, जो अपना 5 से 6 का कार्यक्रम होता है पटल पर भी, ताकि जो लोग नहीं जा पा रहे तो वो भी शामिल रहे और उन्हें लगे कि कार्यक्रम हो रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं आज की लैंग्वेज में कि हमारा जो अधिवेशन है ये हाइब्रिड मोड का आयोजन है। इसमें कुछ ऑफलाइन है और कुछ ऑनलाइन है, तो इसलिए हाइब्रिड है। तो हम पहला अपना जो आयोजन करेंगे वो जो हमारा मन है कि हम उसे अपने होटल में करें, क्योंकि जो लोग तब तक आ भी जाते हैं तो उसमें शरीक हो जाएंगे, कोई कामयाब नहीं होगा और हमारे आयोजन का शुभारंभ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो हम सोचते हैं कि 19 तारीख का जो दिन है, अभी बातचीत कर रहे हैं कि हम लोग कितने संख्या तो अब लगभग तय हो गई, हम नहीं बढ़ाएंगे तो बहुत ही प्रेशर होगा तो अलग बात है। तो हम या तो वहाँ होटल में जाकर, जैसे हमारे दिनेश दबे जा रहे हैं, वहाँ पता कर लें कि कोई टूरिस्ट बस मिल जाए, तो हम लोग है ना, बजाय इसके कि एक टैक्सी कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसमें, तो वहाँ पे उसमें पैसा भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और आनंद नहीं आता। जी, साथ में मजा आती है। हाँ, तो उसको कर लिया जाए। जहाँ हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ के प्रबंधकों से भी मैंने बात की है कि अगर वो कर सकें तो वो करते हैं। तो एक 19 तारीख को हम लोग जो भी होगा तो घूमने का करेंगे, और जो भी उसका शेयरिंग होगा बिल्कुल तो पहले मालूम पड़ जाता है तो हम पहले बता देंगे, और वही मालूम पड़ता है तो वही कर लेंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन ये है कि वो एक उस दिन अपन पर्यटन करेंगे, आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए हम रख देते कोई 19 को कार्यक्रम, और कोई वहां पर कोई तीर्थ स्थल देख रहा है या पर्यटन स्थल देख रहा है या शिप पर है, और वो भैया टाइम हो गया सत्र का, तो फिर वो बीच में भाग रहा है, तो वो नहीं, तो वो फ्री है और उस दिन हम आ जाएंगे। अब तीसरी बात यह है कि हम चूंकि बाहर रहेंगे तो अब खाना खाने के लिए तो हम होटल वापस आएंगे, जब हम पर्यटन कर रहे हैं तो वहीं पर जहाँ कहीं संभव होगा हम लोग देख लेंगे, कोई ढाबा है या कोई जगह है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ होता ही है, तो वहाँ अपना खाना वाना खा लेंगे जो भी है। तो वो भी एक है ना, वो भी अपना अपना सब कर लेंगे, तो एक वो अच्छा रहेगा और समय भी बचेगा अगर अपने आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है, अब जो मैं 2 बातें और कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे जितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम उसमें अधिकांश लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, सब प्लेन से आ रहे हैं जी, उसमें वजन का एक सीमा रहती है, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। अब कोई लेखक है तो अपनी पुस्तकें भी लाएगा कि इतने लोगों से मिलना है, तो उसका ही वजन हो जाता है कि आपस में बांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो और दूसरा ये है कि हमने अगर मानपत्र खुद बनाए और लेकर चले तो उसमें छूट फूट की संभावना बहुत रहती है। तो हमने बेंगलोर में भी ये प्रयोग किया था कि जितने भी हमारे साथ जा रहे हैं उनको इंडिविजुअली हम कह देते हैं कि हम डिजाइन बना के भेज देंगे कि आप अपने हिसाब से उसे फ्रेम करा लाए, अपना शॉल ले आए, ताकि वहां पर हमारा जो आयोजन होगा उससे पहले डिपॉजिट कर देंगे, किसी भी एक व्यक्ति किसी को लगा देंगे, वो आयोजन होगा। तो ये हमारे मन में है और हमने ये किया है, और शायद ये व्यवहारिक भी है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे साहब हम खुद ही अपना करें, तो फिर दूसरा ये है, मान लो हम ले गए टूट गया तो वहां आपका दिल टूट जाएगा। जी मालूम पड़ा तो मानपत्र ही टूट गया, क्योंकि कोई ऐसी संभावना नहीं है कि हम उसको 30-35 ले जाए तो उसमें वजन भी बहुत हो जाएगा, वजन भी हो जाएगा तो टूट भी जाएंगे। हमने तो यहाँ तक कि हमारे जो पाठक जी जा रहे हैं चीफ गेस्ट, उनको भी कह दिया कि सर वो अपना ले आना, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा व्यवहारिक कठिनाई है, क्योंकि मैं लेके गया और वो टूट गया तो वो आप जानिए। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने तो एक तो हमने ये रखा है, एक हमने आपको आयोजन का बता दिया कि हम ऑनलाइन करेंगे, दूसरे दिन पर्यटन करेंगे, तीसरे दिन जो हम आयोजन करेंगे अब उसमें कौन सा पॉइंट भी कह रहे हैं मुझे कहना था। हाँ, तो उसमें हमारा यह है कि अब एक ही सत्र होगा। तो पहली बात तो यह है कि जैसे
होटल में कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट या जो मिलता है जी उसे हम जल्दी कर लें। जैसे मान लीजिए होता तो 9-10 बजे तक है, लेकिन अगर हम उसे 8 बजे तक कर लें और सब लोग आयोजन स्थल पर पहुंच जाएं, बाकी कोई मॉनिटरिंग करनी हो, कोई व्यवस्था है देखनी है तो वो कर ले, और बिना किसी समय को व्यय किए हुए शायद अच्छा रहेगा कि हम अपने इस आयोजन को 9-9:15 बजे शुरू कर दें। बिल्कुल ठीक है है ना। और पहला सत्र हम इस बात का रखें क्योंकि संभावना है, वैसे तो छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जहां हम प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ जैसे सेंट्रल स्कूल है या कहीं वहाँ के लोग भी सुनने आएंगे हो, ऑडियंस रहेगी, तो हम उसका पहला इनॉग्रेशन कर लेते हैं और स्वच्छता पर या पर्यावरण पर एक वक्तव्य विंदेश्वर पाठक जी का या और कोई जो उसमें बोलना चाहे, ज्यादा लंबा नहीं क्योंकि फिर उतना ही समय हमारा कट बिल्कुल जाता है। तो एक सत्र हमारा हो गया कि मतलब सरस्वती वंदना, दीप प्रज्वलन और उद्घाटन सत्र। इसके बाद जो दूसरा सत्र हम चाहते हैं कि सुबह ही, मतलब पूर्वार्ध में ही, उत्तरार्ध में नहीं, हम जो हमारा अलंकरण समारोह है उसे करना है। और मैं समझता हूँ कि वो 1:30 बजे तक 1-1:30 बजे तक हो जाएगा, यानी लंच टाइम तक हो जाएगा। ठीक है। तो हमने खाना वाना खा लिया, ये हो गया, तो शायद बच जाएंगे 3 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे लगभग, है ना। क्योंकि तो हम दूसरा सत्र अपना 3:30 बजे शुरू करें। ठीक है। और 3:30 बजे से हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी रचनाकार जा रहे हैं, क्योंकि उसमें 110% लोग कवि हैं, 100 नहीं 110%, हर आदमी कवि है, तो सबका रचना पाठ हो। जी जी। और रचना पाठ भी हो तो मतलब ये भी नहीं है कि, है ना, एक प्रतिनिधि, क्योंकि आप देख रहे हैं समय की भी सीमाएं हैं, तो अपनी अपनी प्रतिनिधि एक रचना पढ़ें, पहले से सोच लें, वहां पर ये नहीं कि मैं क्या सुनाऊंगा, खड़े हो गए। तैयारी करके आए सब देखनी तैयारी करके उससे पहले मैं एक मुक्तक सुना रहा हूँ, आपके पास टाइम है 5-6 मिनट का, उसमें आप जो कर सकते हो वो कर लीजिए, ताकि सारे लोगों को कविता पाठ का अवसर मिल जाए। किसी आदमी ने मान लीजिए 10 मिनट 15 मिनट ले लिए तो इट्स ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम, तो उसने दूसरे आदमी का हक क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास तो आप इसमें थोड़ा सा अहिंसात्मक रुख अपनाएं, हिंसा ना करें ज्यादा लंबा कविता पढ़ के, इस बात का ध्यान रखें। बाकी जो अपन कमरे में करेंगे वहां अपन कितनी भी देर कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। घूम रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 8-9 बजे तक हम अपने साइड, मैं लास्ट में पढ़ूंगी, मैं देखूंगी कितने टाइम बचा है, मैं उतना ही पढ़ दूंगी। तो ये हो गया मतलब कि हम अपने आयोजन को 8-8:30 बजे तक समाप्त कर दें। कारण ये है कि वो जहाँ आयोजन होगा वो विद्यालय है, और ये तो हम कर सकते हैं कि दोपहर के लिए हम उनको कहें कि अरेंज करते हैं, जो भी होगा हम लोग करते हैं, लेकिन रात्रि का वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल टाइम हो जाएगा और वो फिर हमको करना है। और अगर हम लेट हो गए तो हमको होटल में भी खाना नहीं मिलेगा जी, आपको जो रोजे करने पड़ेंगे जाओ। तो हम अपना लौट आते हैं ये मानकर के 9 बजे तक आ जाए। तो उसमें भी हमने एक अनौपचारिक वो ये रखा है कि हमारे जो कुछ मित्र हैं कि वो बजाय इसके कि जैसे मैं होटल में जाता हूँ, मैंने चाय मांगी तो या हमने एक दूध का गिलास मांगा, रात्रि में हमें आदत थी, तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अनिता प्रसाद जी और अवधेश प्रसाद जी तो चश्मदीद गवाह है, तो दूध आया तो उसकी कीमत 110 रुपए थी एक गिलास। एक गिलास का आपने रूम में वो कर दिया, मतलब उसकी आप पर ही हो रहा है, तो मैं सावधान कर रहा हूँ जी जी, वो मतलब एक बिना किसी बात के, जबकि वही चीज आपको बाहर जाकर बहुत सस्ती में मिल जाती है, 40-50 मिल जाएगा बाहर। आपने जो लोग हैं फिजिकली फिट है वो नीचे से जाके ले आए, सबका ले आए खाना, हम जब कहीं एक रूम में बैठ के कर लें तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा। ये तो ही तय कर लेंगे, वही कर लेंगे। ये सारी बात तो इसलिए कि साहब अरे यही करना है, बात रहेगी थोड़ी, आपने कह दी ना, लेकिन साहब चले जाएंगे, समय पर जैसी सुविधा जहाँ उपलब्ध होगी उस हिसाब से कर लिया जाएगा। हाँ मधु जी कुछ कह रही हैं। मैंने कहा वो तो उस समय जैसी सुविधा जहाँ उपस्थित होगी, उपलब्ध होगी, उस हिसाब से निर्णय ले लिया जाएगा। अभी तो हम नहीं समझ सकते ना कि कहाँ क्या उपलब्ध है वहाँ। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो वही मेरा कि लोग मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं। हमको आयोजन को सफल बनाना है, और उसमें ये नहीं कि अरे ये क्या, अब जैसे हमारे साथ महेश बंसल जी जा रहे हैं,
तो वो थोड़ा सा, या मैं खुद उतना स्वस्थ नहीं हूँ, हार्ट पेशेंट भी है। हाँ जी। हाँ, तो वहाँ तो अब क्या है कि उनसे हम ये अपेक्षा करें कि वो नीचे जाएं और अपना नहीं, सब मिलजुल के होगा सर, वो मिलजुल के हो जाएगा। तो मतलब ये आपस में कंसिडरेशन भी रहना चाहिए। मान लीजिए मधु चतुर्वेदी कहती है कि मैं नहीं जा रही नीचे, मेरा भी ले आना, तो जो जा रहे हैं वो ये करे कि हम नो करे, हम क्या जो लाए, वो एक सहभागिता रहे, ये एक सद्भाव रहे, तो अपने को अच्छा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने कार्यक्रम को सफल बनाए, 10 बजे 100% सफल बनाएंगे। और दुर्भाग्य से कोई जाए न जाए, मधु और इंदु तो जाएंगे ही जाएंगे। मेरा पड़ता है 20 जून को ही, तो थोड़ा सा बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आनंद। इनको बोतल दूध की दे के चले जाएंगे अपन। वैसे तो सभी लोग परस्पर सौहार्द और सहयोग से रहेंगे ही, पूरी संभावना है। जो नहीं सहयोग करेगा उसे कूट पीट के संभाल लेंगे। हाँ, तो सहयोग करा लेंगे। ये है महासचिव की मुद्रा। क्या बात है। और सर, एक ऋषि सिन्हा जी जुड़ रहे थे, जो जुड़ नहीं पाए हैं, उनका ऑडियो लगातार आने में ही है। वो शायद वो मतलब वहाँ हॉस्पिटल में है। अच्छा। फादर को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हॉस्पिटल ले गए, तो वो वहीं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर वो देखा मैंने, जुड़ नहीं पा रहे हैं। प्रदीप जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी जुड़े हैं अभी जी। आप सब म्यूट करिए अपने। प्रदीप जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अनम्यूट करिए। नमस्कार, स्वागत है सबको प्रणाम, गुरु माता को, गुरु जी को प्रणाम। बस आप कहाँ से बता दीजिएगा, आप कहाँ से, शहर से कहाँ रह रहे हैं? मैं प्रदीप जोशी गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत। ये जो है, जो पत्रिका है, राजस्थान पत्रिका का जो गुजरात एडिशन है, उसके बातचीत एडिटर है। अरे बहुत बढ़िया। हमारे बंगलौर वाले अधिवेशन में भी गए थे, और यहाँ और तो पत्रकार हमारी जिंदगी में बहुत आए, हम खुद ही पत्रकार रहे हैं 30-35 साल तक, लेकिन ये मनुष्य बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हाइपर सेंसिटिव। इनके साथ आप एंजॉय करेंगे, मतलब आपको लगेगा कि कोई खोया हुआ बच्चा था जो आपको मिल गया। बच्चा ही बनाना चाहता हूँ। बिछड़ा हुआ बच्चा है ये। बच्चा है, दिल एक बच्चा है, बच्चा ही रहता है। भले ही वही तो कह रही हूँ, ये मेले में बिछड़ा हुआ बच्चा है जो मेले में ही मिलता है। बहुत बढ़िया, स्वागत है प्रदीप जी का। बहुत अच्छा। तो अच्छा लगा। कुछ और कहना चाहेंगे पंडित जी? नहीं, मैं तो समझता हूँ आप प्रदीप जोशी कुछ कहना चाहे, बाद में जुड़े हैं जी। प्रदीप नहीं, मुझे शॉर्ट में इतना ही बोलता हूँ कि बेंगलोर का मुझे अनुभव बहुत अच्छा हुआ और एक परिवार जैसा फील हुआ, और उम्मीद है कि राजेंद्र जी, पूरे निगम साहब जी, तो मजा आएगा। और बिल्कुल मेरा निवेदन इतना था, पंडित जी से निवेदन इतना था कि हम अगर विशाखापट्टनम में कुछ लोकल साहित्यकारों को आमंत्रित कर ले और मजा आ जाएगा। हाँ, इस पर देखिए, मैंने इस पर जो सर्वे किया, 2 बातें थी। पहली बात तो यह है कि वहां पर, जैसे मैंने कहा कि कोई अखबार हो जिसमें हम अपना समाचार या रेडियो या टीवी से कवरेज करा पाए, जैसे बेंगलोर में कराई, तो जानकर आपको दुख होगा कि वहां से हिंदी का कोई अखबार नहीं निकलता। अखबार नहीं है हिंदी का, वहाँ न कोई रेडियो स्टेशन है और ना वहाँ पर टेलीविजन सेंटर। वो एकदम ये समझिए कि हिंदी के लिए तो हम लोग ही जाकर मशाल जलाएंगे। लोग मिलेंगे भी तो वो लोग होंगे जो हिंदी स्पीकिंग नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम 1-2 लोग वहाँ की जरूर इन्वॉल्व करें, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि हमको अपने इसी समय में जो लोग इतना खर्चा करके जा रहे हैं, अगर वो अपना काम न कर पाए और वो दूसरे आए तो वो थोड़ा सा वो लगता है। तो हम एक आधा आदमी हमें कोई मिलेगा तो हम जरूर रखेंगे प्रतिनिधि के रूप में, और जहाँ मान लीजिए हम आयोजन कर रहे हैं वहीं के मैनेजमेंट के किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो आदमी कवि हो, लेकिन साहित्यकार तो हो सकता है, उसने कुछ किताबें लिखी, उस पर हमारी नजर है। तो मैं समझता हूँ मैंने प्रदीप जोशी जी के प्रस्ताव को
लगभग स्वीकृत किया है और इस पर काम करेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा ये, बहुत अच्छे। रहेगी कि कोई आदमी मिल जाए कोई वहाँ पर। सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, सोशल मीडिया से या फेसबुक या इधर उधर से कुछ सर्च मार के विशाखापट्टनम में 1-2 लोग भी मिल जाए, 2-4 संस्था भी, एक कड़ी पकड़ में आ जाएगी ना, तो उनके जरिए हम कुछ लोगों के नंबर लेके कुछ अच्छे साहित्य कर सकते हैं। इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहता क्योंकि हम एक ही दिन आयोजन कर रहे हैं। यूं तो एक बात जहाँ मैंने कहा कि वहाँ कोई अखबार हिंदी का नहीं निकलता या वहाँ कोई रेडियो टीवी नहीं है, तो दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के सबसे अधिक सेंट्रल स्कूल विशाखापट्टनम पे है, 12 सेंट्रल स्कूल है। अगर हमने उसको टच कर दिया तो वहाँ के जो हिंदी का अध्यापक होता है वो तो कभी होता है, तो 12-13 लोग आएंगे या हमने जिसको नहीं रखा वो तो उसमें बिना किसी बात के बंदी हो जाएगी, आपने क्यों नहीं बुलाया, जो तो हम उसमें मधुमक्खी के चक्के में हाथ डालना नहीं चाहते, वरना हम लोगों को तो बुला सकते हैं, हम उन्हें जरूर बुलाएंगे जो सुनने को आ जाए, लेकिन अगर अपेक्षा ये है कि हम वहाँ आकर सुनाएंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। नहीं, ये बात भी सही है ना, सबको मैनेज करना मुश्किल पड़ जाएगा समय के सीमा देखते हुए। अच्छा फिर किसे बुला लो वो अपमानित फील करता है, क्या बुलाया था आपने? सुनने यार कोई तो नहीं आएगा, बिना सुनाए तो आते नहीं कभी लोग तो। सविता जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जुड़ गई है सविता जी, नमस्कार। सादर नमस्कार। अरे सादर नमस्कार, नमस्कार जी सादर प्रणाम, नमस्कार। अरे बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अरे बस नमस्कार, आप सबके दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप दो चड्डा जी को और हरीश प्रसाद का नमस्कार, सायं नमस्कार। 2 मिनट का समय लेते हुए आप भी बताइए कुछ अपने बारे में संक्षेप में। सारे लोगों ने अपना परिचय दे दिया है, और मेरा परिचय यही अपने बारे में बता दीजिए। और मेरा परिचय यही है कि मैं आपकी मित्र हूँ और आप सबकी मित्र हूँ, और भगवान के आशीर्वाद से कलम उसने हाथ में दी है, कुछ लिखती पढ़ती रहती है। बहुत बढ़िया, बहुत बस यही। और शायद 32 किताबें आ चुकी हैं। 50 हो गई, 50 हो गई। अब पार्टी बनती है, पार्टी होगी, विशाखापट्टनम में एक पार्टी होगी। उनको बोल देता हूँ कि हमारे जो सविता चड्डा जी हैं ये बहुत ही सक्रिय साहित्यकार हैं, और उनको अगर आप सोशल साइट पर देखेंगे, अपने पटल पर भी देखेंगे, तो रोज कहीं ना कहीं लाइव प्रोग्राम और उसमें इनकी शिरकत होती है, ऑफलाइन प्रोग्राम भी करती हैं। 25-30 किताबें आपकी आ चुकी हैं और अनेक उनकी स्टोरी पर फिल्मों में या उसमें उसको एडॉप्ट किया गया है, और हिंदी अधिकारी रही हैं बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। और जैसा मैंने कहा कि जैसे ऋचा सिन्हा ने कहा कि मेरा नाम पहला रहेगा इस आयोजन में, वैसे ही सविता चड्डा जी से हम जब भी बात करते हैं तो वो कहती हैं कि मेरा नाम पहला लिखिए, मैं जरूर करती। और कोई भी हम योजना बनाते हैं वो पूरे उत्साह के साथ कहती है कि मैं तो आपके साथ शामिल हूँ, मेरे से क्या आप बात कर रहे हैं, स्वीकृति ऐसी करती है, मेरा नाम लेंगे। तो ये जो आत्मीयता है उनकी वो बहुत प्रभावित करती है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इतनी अच्छी रचनाकार की आत्मीयता का मैं सुपात्र बना हुआ हूँ। बहुत धन्यवाद। और मेरी खुशकिस्मती ये है, बड़ा आनंद रहा, बहुत आनंद देती है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। गुरुजी मेरा एक कहना है, दिमाग में एक आइडिया है गुरुजी। अपन प्रदीप जी बोल रहे हैं। हाँ गुरुजी, प्रदीप जोशी बोल रहा हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि जब हम इतने साहित्यकार अपन जा ही रहे हैं एक साथ, है ना, शहर को एक मधुमक्खी का छत्ता मिल रहा है बहुत साहित्यकारों के रूप में, तो अपन क्यों ना, जरूरी नहीं कि सुनाने वालों को ही आमंत्रित कर, जैसे आपने बोला स्कूल में, तो उनको एक सरप्राइज कवि सम्मेलन वहां के लोगों के लिए तो फ्री का कवि सम्मेलन हो जाएगा, और हमको सुनने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हम जरूरी नहीं सुनाने वाले लोगों को ही इकट्ठा करें, हम सुनने वाले लोगों को इकट्ठा करें। मैंने आपसे निवेदन किया कि वहां तो हिंदी का कोई प्रचार है नहीं, वहाँ जो लोग हैं, हम जो हो सकते हैं जिन हम जहाँ प्रोग्राम करेंगे उनके व्यवस्थापकों से कहेंगे कि वो जो हिंदी प्रेमी है उनको अरेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी को कह दें और मान लीजिए जहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं वो उनके अनुकूल ना हो, क्योंकि जहाँ किसी जगह कार्यक्रम कर रहे हैं उसका नाम है सत्य साई विद्या मंदिर। अब कोई भी आदमी आ जाए और वहाँ देखे सत्य साई की तस्वीरों के, अरे ये तो फ्रॉड है, तो इस प्रकार के लोगों को हम तो नहीं बुला सकते ना, क्योंकि इन्हें हम नहीं जानते उनके बारे में, हम क्या कह सकते हैं।
तो हम जो हमारे साथ जो जा रहे हैं उनकी गारंटी लेते हैं कि वो बड़ी शालीनता से आयोजन में शामिल होंगे, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते तो वो तो फिर यह है कि अब हमारे यूपी में तो आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। अब वो अगर वो हो जाएगी तो हम उसे नियंत्रित करने में लगे रहेंगे और हमें बहुत बड़ा टेंशन रहेगा। हाँ, तो कश्मीर हम नहीं कह रहे कि हम नहीं बनाएंगे, हमारे को संभावना होगी तो हम जरूर उनसे कहेंगे कि आप अपनी तरफ से कुछ जो उनको सूट करे लोग वही आने चाहिए। जो आपके पास एक लोकल मेलिंग लिस्ट हो जिनको आप बुलाते ही रहते हैं अपने आयोजन में, उन्हें बुला दीजिए, वो जिसे समझेंगे उन्हें बुला देंगे, वरना हमारे 30-35 लोग तो है ही और स्टाफ के कुछ लोग भी होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल करेंगे 10-15 लोग 20 लोग तो उनके भी हो जाते हैं। ठीक मैं समझता हूँ कि उतना ही पर्याप्त है, क्योंकि अगर वो हमारे साथ है, अब हमने मान लीजिए का वो रख दिया तो मेरी व्यवहारिक समस्या ये है कि हमने कहा कि मैं 30-35 लोगों का भोजन का कर दिए, हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वहां पर जो है 50 आदमी वो है जिन्हें हम जानते नहीं है और वो पहले ही प्लेट खा गए, तो हम क्या कर पाएंगे? कूपन सिस्टम लगाओ, टोकन सिस्टम करो, तो वो फिर जो है ना एक अनुत्पादक श्रम है। हम आप कार्यक्रम करने जा रहे हैं या भंडारा अरेंज करने जा रहे हैं? कोई अव्यवस्था ना हो जाए, वहाँ पर ही देखना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो चूंकि हमारे अपने अनुभव है, इतना 16 आयोजन कर रहे हैं, लोग जो रुचिवान होते हैं वो स्वयं ढूंढते हुए आते हैं। हमने ऐसे अंडमान में किया तो वहां के पत्रकार भी आए, टेलीविजन के लोग भी आए और 30-40 लोग ऐसे थे जो कह रहे थे साहब हमारे लिए तो प्रथम अनुभव है कि हम कभी सम्मेलन सुनेंगे। बड़े उन्होंने सुना और कोई उनकी अपेक्षाएं नहीं थी। अलग अलग आइलैंड से लोग आ रहे थे, कोई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से, क्योंकि हमने सूचना दे दी थी, लोग आए सुनने और बहुत अच्छे जिला लोग। तो जो हमारे जा रहा है समाचार रोज प्रचारित हो रहा है, ये हो रहा है, तो जो रुचिवान शुद्धि श्रोता होंगे वो तो स्वयं हमें ढूंढते हुए आएंगे और हम उन्हें कहेंगे आप जरूर आइए। लेकिन हम जो भीड़ नहीं बनाना चाहते, भीड़ तंत्र में हमारा विश्वास, जो अच्छे लोग होंगे उन्हें हम जरूर बुलाएंगे और वो स्वयं अप्रोच करें। अब यहाँ तो ये हालत ये है, हमको सविता जी ने कहा या कई लोगों ने कहा कि साहब वो चलना चाहते हैं, हम जिन्हें प्रतिभागी है उनकी संख्या वो कर रहे हैं कि नहीं हमने ले जा पाएंगे, क्योंकि हम उतने ही लोगों को ले जाना चाहते हैं जिसमें हमारी आत्मीयता की एक परिधि बनी रहे। उसमें कोई भी ऐसा आ जाए व्यक्ति तो सारा वो ध्यान उस पर चला जाता है, उसको अरेंज करेगा, वो मैं नहीं समझता कि ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, काफी बातें हमें आज क्लियर हो गई हैं, जो जो शंकाएं जिसके मन में थी, और भी शंकाएं आएंगी तो जो ग्रुप बना हुआ है हमारा व्हाट्सएप पे, उसमें डाल के लोग पूछ लेंगे, कोई आवश्यकता किसी को होगी। आप उसमें कहना चाहूंगा कि हम क्यों नहीं लोगों को ले जाना चाहते बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने कोई टूरिस्ट ऑपरेटर या वो तो अरेंज किया नहीं है, हमने अपने बच्चे से कहा वो ये काम कर रहा है तो वो समय निकालता है, फिर कर दिया, अब वो भी ऑनलाइन ही कर रहा है। अब जैसे एन ब्लॉक हो गए 12 लोग 13 लोग, तो वो तो एक उसमें निकल आएंगे, फिर किसी का टुकड़े में होगा, अब उसका लिंक अलग दीजिए, अब वहाँ कंप्यूटर में उसे ढूंढना पड़ेगा, उसमें व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। अब उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही है सारा मामला। तो एक तो ये है कि हम इसलिए हम लोगों को अब नहीं जोड़ना चाहते कि उसमें टुकड़ों में जुड़ने पर बड़ा वो दिक्कत रहता है, दूसरा रेट बढ़ते रहते हैं, तो कहेगा आपने उसने ले लिया हमने ले लिया, इसलिए उसको भी हमने नियंत्रित कर दिया। अब रहा सवाल ये कि जैसे हमारे साथ जो लोग जा रहे हैं, अब जैसे राजेंद्र निगम जी जा रहे हैं, उनकी पत्नी जा रही है, उन्होंने तो अपना टिकट कर लिया है, तो ये तो अपने चले जाएंगे अलग से। लेकिन जिनका हमारे साथ ग्रुप में है अब 12-15 लोगों का जो है, तो उसको हम या तो ये है कि जो हमारे पास पूरी लिस्ट है और जिसमें सारे लोगों का वो हो कि हम वो वहाँ पर एयरपोर्ट पर दिखा दें कि भाई हमारे ये 15 लोग हैं, है ना, और वो अपना आईडी दिखाएं और अंदर चले जाएं, तो ये हो सकता है। या फिर ये है कि सबको प्रिंट दिए जाए अलग अलग, फिर वो अपने अपने हिसाब से वहाँ जाएं, और दूसरा वो हो सकता है। अब तीसरा ये जैसे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिनको व्हील चेयर चाहिए, महेश बंसल जी हैं, वो कह रहे थे मैं नहीं चल पाऊंगा या मैं स्वयं उतनी पैदल चल नहीं सकता, तो अब कोई व्हील चेयर के लिए उसमें जाना पड़ता है किसी एक व्यक्ति को जो जाए और वो लेकर आए, तो अब वहां पर कौन जाए, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कि भाई आपने मान लो मिसेज भी उनकी वो नहीं जा पा रही हो या दिक्कत हो, या कोई और हमारे साथ ऐसा हो जो व्हील चेयर से जाना चाहेंगे, क्योंकि लंबी यात्रा है वैसे आदमी, लेकिन उसमें तो
ये है कि उसको थोड़ा समय पहले हम लोग जाएं और व्हील चेयर अरेंज कर ले, ताकि कोई भी हमारे साथ जा रहा है उसे असुविधा ना हो और सब एक टीम में जाए, सबको एक लगे कि हम साथ हैं। ये मेरा एक विचार था, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग सोचेंगे। तो सर जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट में मिलेंगे तो उनसे एक बार निश्चित कर लीजिए कितने बजे पहुंच जाए, उतने बजे लोग पहुंच जाए, कम से कम उतना समय लेके सब लोग। हाँ, ये अपन जो अपना रिपोर्टिंग टाइम है उससे 1.5-2 घंटे पहले तो मतलब 2 घंटे पहले पहुंच जाए तो बिल भी लेंगे और व्हील चेयर का जो भी इंतजाम करना होगा सब उस टाइम हो जाएगा। तो एक बार तय कर लेंगे लास्ट में चलने कुछ दिन पहले। जी 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 जी। और उसमें ये 2-2.25 घंटे पहले पहुंच जाए। जी जी जी। मैं ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अब जैसे प्रेमलता नीलम आ रही हैं, वो वहां से आ रही हैं आपके दमोह से, उनको कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, लेकिन वो चलने के लिए बहुत इच्छुक है, तो वो उल्टे लौट कर गाजियाबाद आएंगी, फिर वो हमारे यहाँ रहेंगी, फिर हमारे साथ चलेंगी। तो अब मान लीजिए उनको असुविधा है, तो हम मतलब हर आदमी की सुविधा तो हमें देखनी होगी ना, जो हमारे साथ जा रहा है उल्टे लौट के इधर आ रहा है, तो उनका अनुग्रह भी है, प्रेम भी है कि वो उल्टे आ रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, अपने संसाधन लगा रहे हैं। तो इन बात हम ये है कि एक दूसरे की उसको समझें और आयोजन को एक पारस्परिक सद्भाव का पर्व बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सब लोग एक दूसरे को समझ के बहुत बढ़िया आयोजन हो जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा कुल मिला के। और किसी को कुछ कहना हो अंत में उपसंहार किया जाए, कोई कुछ और किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई संक्षेप में कोई टिप्पणी करना चाहे, अनम्यूट कर लीजिए। बात हो दीदी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, निगम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पिछली बार भी गई थी सुरेश नीरव जी के साथ बम्बई के कार्यक्रम में, तो इनकी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, बहुत मतलब अच्छा रहा, कहीं कोई असुविधा नहीं हुई। फिर भी हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ है, इसमें हम लोग अपने सजेशन दे सकते हैं और देते रहे, जो भी इसमें से सबसे बेस्ट होगा वो सुरेश नीरव जी पूरे 3 दिन का जो भी कार्यक्रम है बना लेंगे। और एक बात मैं सभी को कहना चाहती हूँ, अपनी तरफ से भी मतलब जो भी सुरेश नीरव जी तय करेंगे, सजेशन हम देंगे जी, निर्धारण में करेंगे और हमें उनके निर्धारित चीजों का पालन करना होगा। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि नहीं तो ना स्थिति बड़ी अनुशासन से परे, सारे निर्देश मान्य होंगे, सब लोग अपना करेंगे तो नहीं, हम लोग सजेशन दे सकते हैं जी, लेकिन मानेंगे हम उन्हीं की बात, जो भी वो निर्धारण करें, जैसा भी करें, तो हम उनके साथ रहेंगे, तो कार्यक्रम बहुत सफल रहेगा। बहुत मिठाई हम सब साथ हैं, हमेशा मीठापन मिठास याद रहेगी, कोई कड़वाहट कभी नहीं रहेगी। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल आया तो मुझे लगता है हम लोग सब बहुत सीनियर लोग हैं। देखो, सुनना पढ़ना लिखना वो बहुत अलग बात है, लेकिन सबके दर्शन लाभ हो जाए। सब लोग बड़े बड़े साहित्यकार हैं, लिखने पढ़ने वाले, और पूरे देश भर से आ रहे हैं जी। ये हमारे लिए जो सुरेश नीरव जी का पटल एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल। और चित्र हम जरूर खिंचवाएंगे सबके साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये फोटो मीन्स लाइफ रिकॉर्ड ये हमारा बना रहे। इंदु जी, क्यों आप सहमत होंगी? हम लोग आज मिल रहे हैं, कल कहाँ होंगे नहीं होंगे कुछ पता नहीं, तो आज जो भी हम 3 दिन मिलेंगे, ये हमारे दिन बहुत अच्छे बीते, हम ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा मेरे मन की बात आई है। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। और शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत बढ़िया। और आज जो जैसे कि सबको जी सर कुछ कह रहे हैं, नहीं मैं कह रहा था और कोई कुछ कहना चाहे तो वाइंड अप किया जाए। हाँ, वाइंड अप किया जाए। और एक बात मैं कह रहा हूँ, जैसे पिछली बार सब लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत ही आनंद आया, तो इस बार भी आनंद आएगा। इसके लिए इस बार सबको वारंटी कार्ड दिए जाएंगे, और आनंद ना आने पर और आनंद ना आया तो पैसे वापस करेगी एयरलाइंस, हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ फिर अगर जरूरत पड़ेगी आप बताएंगे, अगर पंडित जी, तो फिर एक बार गोष्ठी कर ली जाएगी महीने भर में या 15 दिन जैसा होगा कोई, और अपने एक बार फिर कर लेंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग जुड़ नहीं पाए। ठीक। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। नमस्कार। शुभरात्रि। आप सब भोजन बना लें। प्रणाम करती हूँ।
नमस्कार नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, सबको प्रणाम। सभी को मेरा भी नेह वंदन। जी सबको जी जी प्रणाम। जी